हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ना एफडब्ल्यू का टेलर और जो फेल का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो हम लोग का यूजीसी नेट एग्जाम में जो पूछता है ना उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी जो मेन जो कीवर्ड्स है, जो कंटेंट जो यूजीसी नेट एग्जाम में निकालने के चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि देखिए, क्लास 12 का बीएसटी में आप ऑलरेडी टेलर और फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ के आए हैं, तो कोई शक का बात नहीं है। तो यहाँ पर मेनली उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो यूजीसी नेट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एफडब्ल्यू टेलर का स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम था क्या? फेडरिक विंसलो टेलर, इनका ये पूरा नाम था। ये 1856 से पैदा हुए थे और 1915 में इनका डेथ हो गया था, ठीक। अब दूसरा क्या, ये फाउंडर, ये अमेरिकन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। याद रखिएगा इस बात को, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। और जो याद करने वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का दर्जा मिला था। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का दर्जा। फोकस कीजिएगा मेनली इस पे, साइंटिफिक वर्ड पे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। फेवल को कुछ और दर्जा मिला हुआ है इसलिए बोल रहे हैं। इनका मेन योगदान टाइम पे और मोशन स्टडी पे था। और ये मान के चलते थे भाई कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे, यानी कि एक बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा लोग जो सबसे बड़ा गलती करता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नो डाउट टेलर का टाइम पे ज्यादा योगदान था, लेकिन जो मोशन स्टडी है ना, मोशन स्टडी अगर जो है ना मेन, देखिए टेलर इसके कंट्रीब्यूशन जरूर थे मोशन स्टडी के, पर ये जो मेन जो क्रेडिट जाता है ना, मेन क्रेडिट जो आपका मोशन स्टडी पे जाता है वो टेलर पे नहीं जाता है। टेलर को नहीं जाता, वो जाता है आपका गिलबर्ट लोग को। जो दो हस्बैंड वाइफ थे, एक फ्रैंक गिलबर्ट करके थे और एक आपका लिलियन गिलबर्ट करके थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो मेन जो गिलबर्ट फैमिली थे ना, फैमिली नहीं मतलब जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों, फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट, इनको मेनली क्रेडिट जाता है आपका मोशन स्टडी का, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग मेनली मोशन स्टडी टेलर का एक टेक्निक में पढ़े रहते हैं, वो 7 टेक्निक में से एक टेक्निक आपका मोशन स्टडी है। तो हम लोग क्या सोच लेते हैं भाई कि मोशन स्टडी टेलर का योगदान है, पर ऐसा नहीं है। मोशन स्टडी जो मेन जो क्रेडिट गया है ना, याद रखिएगा, फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट को गया है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। तो अगर मोशन स्टडी दिया है तो इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये किताब लिखे थे द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कब पब्लिश होता है 1911 में। कौन थिंकर, कौन ऑथर लोग जो जो बुक लिखा है, ठीक है, वो बुक का नाम और पब्लिकेशन डेट के साथ याद रखिएगा। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा। खासकर मैचिंग वचिंग में ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, टेलर से पहले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिंपल भाषा में समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय चल रहा था, तो हर कोई अपना वहां पर बहुत सारा फैक्ट्री लोग सेटअप हो रहा था। तो फैक्ट्री सब सेटअप हो रहा था, हर कोई बस इसी भीड़ में दौड़ रहा था भाई कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी हो, बस इसमें सब कोई दौड़ रहा था। तो उस समय जो मैक्सिमम मैनेजर लोग थे वो रूल ऑफ थंब को फॉलो करते थे। रूल ऑफ थंब यहाँ पर बोलने का मतलब भाई कि वो लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और केवल गेस वर्क से काम चलाते थे। वो लोग साइंस पे साइंटिफिक होकर बात नहीं करते थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता था कि भाई वर्कर लोग काफी अनट्रेंड रहता था, थोड़ा पुअरली, पैसा भी ठीक से नहीं मिलता था, और वर्कर लोग को फाइनली लगता था भाई कि हम लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसी कारण से लास्ट में फिर कॉन्फ्लिक्ट रहता था आपका वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में, कभी हमेशा मन मुटाव आपस में बनता रहता नहीं था। तो ये इशू हमेशा पहले देखा गया, ठीक है। तो टेलर जो थे, टेलर जैसा वो बताऊं, मेनली बिलीव करते थे भाई किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। अब उसी के आधार पे वो कुछ प्रिंसिपल लिखे, और वो प्रिंसिपल केवल 4 प्रिंसिपल था। याद रखिएगा, टेलर का 4 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल का नाम क्या था भाई? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका क्या मतलब? वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बोलने का मतलब इनका बोलना था कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमेशा एक साइंटिफिक एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक एनालिसिस बोलने का मतलब है कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा मैनेजमेंट द्वारा, वो कोशिश करना चाहिए कि भाई वो डेटा एंड फैक्ट्स के आधार पे हो, केवल गैस वर्क पे ना हो, केवल अनुमान लगा लिए या सोच लिए इस टाइप से नहीं। भाई डेटा होना चाहिए और फैक्ट्स, उसके हिसाब उसके बाद फिर कोई जजमेंट लेना चाहिए। ये उस पर वो बिलीव करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस, यानी कि डेटा और फैक्ट्स एंड साइंटिफिक एनालिसिस एंड डेटा, rather than intuition, पर्सनल जजमेंट और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड, जैसे आपको बताया, ठीक। एग्जाम्पल में वही सेम चीज है। जैसे एक इसका उदाहरण दे दे, समझ लीजिए। पहले क्या होता था, जैसे इसमें लिखा हुआ कि इंस्टेड ऑफ मैनेजर गेसिंग हाउ मच टाइम अ टास्क शुड टेक, ए कंपनी यूज टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ वर्कर टू पैक 100 बॉक्सेस। अब इसमें क्या है ना, देखिए, ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये स्टैंडर्ड टाइम भाई
टेलर का कहना था कि आप टाइम स्टडी कीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम सेट कीजिए। आप सिंपली गैस वर्क मत कीजिए। जैसे हम लोग जनरली पहले समय मान लीजिए हम लोग एज ए गैस वर्क कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि भाई कि एक बॉक्स को पैक करने में लगता है 1 मिनट, तो मेरा अगर 10 वर्कर है तो 10 मिनट लगाएगा, इस हिसाब से कितना 100 बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप सिंपली अनुमान लगा दिए ना, इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी कुछ किए नहीं किए, बस आप एक गैस वर्क मार दिए। साइंटिफिक स्टडी कैसे होता है? साइंटिफिक स्टडी में देखना पड़ता है कि भाई चलो पिछला साल का रिकॉर्ड निकाल के देखो, या टाइम स्टडी करके देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि चलो तुम्हें 10 वर्कर को भिड़ा दिए, बोले चलो तुम पैक करके दिखाओ कितना समय लग रहा है। तो वो क्या एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए, उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किए। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड टाइम एक एक समझ लीजिए मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम है जो किसी भी काम को करने में लगता है। अगर इसको हम दूसरा एग्जांपल में कोट करें, वो दबंग मूवी का है ना एक डायलॉग कि माँ बनने में जितना समय लगता है उतना लगेगा। वो क्या वो स्टैंडर्ड टाइम है भाई कि एक किसी को भी किसी औरत को माँ बनने में 9 मंथ का समय लगता है तो लगेगा ही। वो पहले पॉसिबल नहीं है, वो 9 मंथ लगेगा तो लगेगा। तो यहाँ पर भी बच्चों किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो स्टैंडर्ड टाइम को जानने के लिए ना, स्टैंडर्ड टाइम को समझने के लिए आपको एक टाइम स्टडी करने की जरूरत है। अपने से बस गेस वर्क नहीं कीजिए कि ये 7 महीने में कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, इस टाइप का नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बोलने का सिंपली मतलब है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों में तालमेल बना रहे। अब इसमें एक बात ध्यान रखें, इसी में टिलर एक वर्ड का जिक्र किया था क्या, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन यानी कि मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। कैसा मानसिकता? पहले मानसिकता था भाई क्या कि सर्वेंट एंड मालिक का वाला, नौकर और मालिक वाला लॉजिक था। पहले एक समझ लीजिए एक ओनर है, ओनर सर्वेंट वाला हमेशा पहले मानसिकता रहता था, ओनर और सर्वेंट। अब समझ गया कि ओनर कौन सर्वेंट कौन, ओनर मैनेजमेंट और सर्वेंट वर्कर टाइप का ट्रीटमेंट। ऐसा मेंटालिटी को चेंज करने का जरूरत था, इसीलिए एक वर्ड का जिक्र किया, वो मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिकता को चेंज करने का जरूरत है। ठीक है, जहां पर वो क्या बोले मेंटल रिवोल्यूशन को लेके, वो बोले मेंटल रिवोल्यूशन बोले भाई कि एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए आपका वर्कर और सुपरवाइजर यानी कि मैनेजमेंट के बीच में। अब क्या इसका मतलब हुआ, इसको हम अगर आसान भाषा में समझाए तो देखिए, आप चाहते हैं मेनली वर्कर, अगर आप चाहते हैं आपका वर्कर 8 घंटा जी जान लगा के काम करे, 8 घंटा जी जान लगा काम करे, तो उसको आपको पेमेंट भी ठीक से करना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं भाई कि आपका वर्कर 8 से 9 घंटा करे यानी कि ज्यादा काम करे, तो थोड़ा ज्यादा पेमेंट दीजिएगा, तब ना वो मोटिवेट फील करेगा, तब ना वो काम को ध्यान पे दे पाएगा। और आप काम भी ज्यादा चाह रहे हैं और पैसा कम करना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ये कहाँ का प्रोफेशनलिज्म हुआ? ये तो बेसिक कॉमन सेंस नहीं ना हुआ यहाँ पर। तो अब तो बेसिक टाइप का चीज सोच के देखिए, अगर आप वर्कर से ज्यादा काम कराना चाहते हैं तो सैलरी भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो यहाँ पर यही बोला गया भाई मेंटल रिवोल्यूशन का जरूरत है, मतलब मेंटालिटी को चेंज करने का जरूरत है। जो आप ये जो ओनर और सर्वेंट का जो लॉजिक बचपन से नहीं, मतलब जो पहले से जो चलते आ रहा है, उसको थोड़ा सा चेंज करने का यहाँ पर जरूरत है, ये उनका कहना था। आगे आ जाइए, फिर क्या, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पर देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल यहाँ बोलने का सिंपल उनका बस इतना ही मतलब था। सबसे पहली चीज जो समझ लीजिए कि भाई ये एक्सटेंशन है आपका हार्मोनी प्रिंसिपल का, जो थोड़ा पहले पढ़े ना, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये इसका वो एक्सटेंशन वर्जन है, फर्दर उसी को एक्सटेंड किया गया है। इसमें वो क्या बोले, इसमें बोले कि अगर मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेना चाहती है, मैनेजमेंट कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहती है तो हवा में डिसीजन ना ले ले। डिसीजन लेने से पहले चाहिए कि एक बार वो अपना वर्कर से भी थोड़ा कंसल्ट कर ले। ठीक है, वर्कर से भी कंसल्ट कर ले कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसको रियल ग्राउंड पे प्रैक्टिकली या रियलिस्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। जैसे कि अब मैनेजमेंट लोग क्या किया, भाई 100 यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट रख दिया, 1000 यूनिट का टारगेट का प्रोडक्शन रख दिया। अब वर्कर से कंसल्ट किया नहीं, बस उसको लगा भाई हम मालिक हैं, हम मैनेजमेंट है तो हम डिसाइड करेंगे, वर्कर लोग ये बना के देगा मेरा। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, आपको अपना वर्कर सबसे जाके देखना पड़ेगा क्या वो रियलिटी में एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं। अब सोच के देखिए, अब कोई सिंपली ये क्लेम कर दे, इस टाइप का कोई बेवकूफ टाइप का क्लेम करे कि भाई हम सब, कोई आदमी क्लेम कर हम समुद्र को पार करके, एक समुद्र है उसको हम तैर करके पार कर देंगे, सिंपली स्विमिंग करके उसको क्रॉस कर देंगे। ये मूर्खता किसी को कुछ नहीं, वो रियलिस्टिक नहीं है। वो कितनों आप मोटिवेटेड रहिए, कितनों मोटिवेटेड रहिए, वो बस बोलने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी काम को करने से पहले एक बार देखना पड़ता है भाई कि वो गोल जो भी सेट हुआ वो रियलिस्टिक है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट 1000 यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट सेट की है
तो पहले एक बार वर्कर से पूछिए कि क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं है, तो वर्कर लोग आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि एंड रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे काम तो वर्कर लोग करता है ना, तो इन लोग को ज्यादा अच्छा आइडिया रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से था कि भाई फैसला लेने से पहले, फैसला लेने से मतलब कॉपरेशन रखते हुए, कॉपरेशन या बोलने का मतलब है कि फैसला टारगेट ऐसा सेट कीजिए जो अचीव हो जाए, और फैसला लेने से पहले अकेले फैसला नहीं लीजिए, वर्कर लोगों से थोड़ा कंसल्ट ले लीजिए कि वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका सिंपल बस मतलब इतना ही है कि किसी भी वर्कर को, मान लीजिए ये दो प्रकार का वर्कर है, ठीक है, ये दो प्रकार का वर्कर है, इन लोग को पहले अच्छा से ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद लोग को अपना अपना स्किल के हिसाब से काम पे भेजिए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वर्कर शुड बी असाइन टास्क अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या, देखिए हर इंसान के पास अपना अपना अलग अलग स्किल, अलग अलग गुण होता है। ठीक है, ये सबका सेम टाइप का हो ही नहीं सकता, आपका आइडिया है। अब मान लीजिए ये जो कस्टमर है, ये भाई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, और ये जो कस्टमर है ये क्वालिटी चेक करने में बहुत अच्छा है, कस्टमर बोलते सॉरी वर्कर है, ये वर्कर आपका कम्युनिकेशन में अच्छा है, ये वर्कर क्वालिटी इंस्पेक्शन में अच्छा है। तो आप इसको कहाँ भेजिएगा? अगर उसको ट्रेनिंग देने के बाद तो कोई कहाँ भेजेगा उसको? भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेजेंगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम क्या होता है? कस्टमर को चूना लगाना ही तो काम होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ये बढ़िया से चूना लगाओ। तो इसके पास अगर स्किल वो है तो क्या कम्युनिकेट और अच्छा से ट्रेनिंग देके भेज दिए भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब ये क्वालिटी इंस्पेक्शन में अच्छा है तो ये क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्शन में भाई इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजिए। अगर ये क्वालिटी चेक करने में अच्छा है इसको प्रोडक्शन में भेजिए। क्यों? क्योंकि क्वालिटी देख के बता देगा कि हाँ भाई माल में दम है, माल तगड़ा है, तो उसी को मार्केट से उठाया जाए खरीदने के लिए। तो इस टाइप से उन लोग का स्किल के हिसाब से अच्छा से उसको और ट्रेनिंग दीजिए और उसको इनहेंस कीजिए, उसके बाद उन लोग को सही प्लेस पे भी भेज दीजिए। ये था। अब 4 प्रिंसिपल खत्म हो गया। उसके बाद टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है। ठीक है, मतलब टेक्निक सब आता है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला टेक्निक दिए हैं वो क्या, फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप, फॉरमैन एक पोस्ट होता है जो आपका हाईएस्ट वर्कर होता है। ये जो पोस्ट के बारे में बता रहे हैं, हाईएस्ट वर्कर, और लोएस्ट होता है वो ऑफिसर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसी को पर्सन को बोलते हैं फॉरमैन बोल लीजिए, चाहे आप उसको सुपरवाइजर बोल दीजिए, जो आपका हाईएस्ट वर्कर होता है और लोएस्ट ऑफिसर होता है। अब लोएस्ट ऑफिसर को सुन के आपको ये ना लगे वो सबसे छोटा ऑफिसर है, तो छोटा मोटा पोस्ट है, ऐसे नहीं सोचिएगा। रियल ग्राउंड पे इस फॉरमैन के अंडर में जाने कितना 100 वर्कर काम कर रहा हो, तो जो 100 200 300 वर्कर है उसको डेली सलाम साहब या तो गुड मॉर्निंग इवनिंग सर बोलते रहता है। ठीक है, तो बुक में आपको लग रहा है कोई छोटा पोस्ट है, बट ग्राउंड रियलिटी पे वो काफी बड़ा पोस्ट होता है। ठीक, तो फंक्शनल फॉरमैनशिप में टेलर जो थे 8 स्पेशलिस्ट को बैठाए थे, और वो 2 भाग में बांटे थे, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन थे? एक था आपका इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो आपका डिटेल वर्क का काम करता था। ठीक है, प्रिपेयर करता था वर्क रूटीन को, डिटेल वर्क इंस्ट्रक्शन को, मेनली इंस्ट्रक्शन क्लर्क थे इसलिए कैसे कैसे काम होना है। सो रूट क्लर्क जो भाई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बैठाएगा, अलग अलग सीक्वेंस को देखेगा कि किस क्रम में बैठाया जाए उस टाइप से। फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो टाइम का और कॉस्ट का ध्यान रखता था, खर्चा और समय का। फिर डिसिप्लिनेरियन यानी जो वर्क कल्चर में डिसिप्लिन और ऑर्डर यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट। फिर जाइए प्रोडक्शन इंचार्ज में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्शन इंचार्ज भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 4 तरह का बॉस जो आप अपना क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे। एक है आपका स्पीड बॉस जो देखेगा भाई कि काम समय पे कंप्लीट हो। ठीक है, एक है आपका गैंग बॉस जो देखेगा कि वर्कर लोग को जो भी टूल्स मशीन का जो अरेंजमेंट चाहिए वो उन लोग के पास अवेलेबल है कि नहीं है। रिपेयर बॉस, अगर मशीन उशीन रिपेयर खराब हो गया तो उसको मेंटेन और रिपेयर करने का जिम्मेदारी रिपेयर बॉस का। इंस्पेक्टर बॉस जो क्वालिटी देखेगा काम करेगा। ठीक, तो ये था। अब इसमें एक बात को ध्यान रखना ये है कि ये जो फंक्शनल फॉरमैनशिप है ना, ये फंक्शनल फॉरमैनशिप जो होता है ये यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है, यानी कि इस रूल को वो वायलेट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड का वो एक्सेप्शन टू द हेनरी फेवल प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। कैसे? हियर बिकॉज वन वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 8 डिफरेंट बॉसेस। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता था भाई? वन बॉस वन कमांड, यही बोलता था ना। और यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका फंक्शनल फॉर्मेटशिप? यहाँ पर 8 डिफरेंट बॉसेस है। ठीक है, 8 डिफरेंट बॉसेस है, तो इस तरह से वो उसका वायलेशन करता है। क्लियर? अब आ जाइए दूसरा पे, ये क्या? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या बोलता है? स्टैंडर्डाइजेशन होता है भाई सेटिंग बेंचमार्क
फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर साइज, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड मशीन। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी काम में या किसी भी प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होता है, ठीक है, प्रोडक्ट में या काम में एक इफिशिएंसी होता है जो मेंटेन करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेंचमार्क। ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, याद रखिएगा, बेंचमार्क इसका कीवर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन का, कि इतना मिनिमम स्टैंडर्ड तो भाई उस काम में या उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन क्या था, it aims at eliminating unnecessary diversity of products. If a company manufactures 50 tires of shoes but only 5 are demanded, simplification suggests removing other 45। अगर मार्केट में केवल 5 तरह का ही है तो फिर 50 क्यों बना रहे हैं, तो मूर्खता है ना। तो काम को जितना हो सके उतना सिंपल वे में रखना पसंद कीजिए, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बहुत अच्छा देखिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल ये है कि भाई अगर मैकडोनल्ड जो है अपना स्टैंडर्डाइजेशन पे ज्यादा फोकस करती है, तो भाई वो बर्गर का टेस्ट को कोशिश करती है कि जो टेस्ट वो दिल्ली में दे रही है सेम टेस्ट न्यूयॉर्क में भी हो, ठीक। मेथड स्टडी क्या बोलता है, मेथड स्टडी सिंपली बस ये बोलता है बच्चों को किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, बस सिंपल इतना ही बोलता और कुछ नहीं। आ गया देखिए मोशन स्टडी, जैसे आपको मोशन स्टडी को बोले थे, मोशन स्टडी में क्या होता था भाई, हम लोग एलिमिनेट करते हैं वेस्टफुल मूवमेंट को, अलग अलग जो मूवमेंट होते रहता है काम करने के दौरान, उसको स्टडी करने के बाद बहुत सारा जो अननेसेसरी मूवमेंट है ना उसको हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। इसमें दो आदमी मिले, दो आदमी का योगदान है, टेलर का भी और गिलबर्ट का भी, लेकिन जो मेन योगदान दिया था किस पे, गिलबर्ट लोग पे दिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, फ्रैंक गिलबर्ट जो आपको बताए थे, फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट दोनों हस्बैंड वाइफ थे। वो जो ईटा उठाने वाला काम होता है ना उसमें 18 मूवमेंट था, 18 अलग अलग प्रकार का मतलब मूवमेंट होता था, उसको वो घटा करके 5 कर दिए थे अपना एक्सपेरिमेंट स्टडी के बाद, कि भाई इस तरह करने में ज्यादा थकान हो रहा है, ये 18 को वो 5 कर दिए तो उससे वही थकान कम हुआ और काम भी जल्दी हुआ। तो ये था टाइम स्टडी, किसी भी टाइम को करने, टाइम किसी भी काम क्वालिटी को बोले एक स्टैंडर्ड टाइम, जो थोड़ी देर पहले बताएं कि मिनिमम टाइम भाई माँ बनने में 9 मंथ लगता है तो लगता है, तो कोई भी काम को करने का या कुछ भी करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो स्टैंडर्ड टाइम को निकालने के लिए आप प्रॉपर स्टडी कीजिए, ठीक है, अच्छा से उसको स्टडी कीजिए, उसके बाद उसको निकालिए, ऐसे अंतकारी या अनुमान लगा के नहीं निकालना होता है, ठीक। जो स्टैंडर्ड टाइम वो अपना इफिशियंट और इनएफिशिएंट मतलब बताने में हेल्प करता है। अब मतलब ऐसा ना, एक वर्कर ए है वर्कर बी है, टाइम अगर आपको टाइम अलॉट किया गया है, तो अगर वर्कर ए आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल लिया भाई कि इतना टाइम लगता है, तो अगर वर्कर एक काम कर रहा है क्या ये एफिशिएंट है, वर्कर भी भाई बाकी सब वर्कर अगर वो काम कर दे रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पाए, ये काम नहीं किया इसका मतलब क्या, ये इनएफिशिएंट वर्कर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका टाइम स्टडी। फैटिग स्टडी क्या बोलता है, फैटिग स्टडी फोकस करता है भाई कि कितना फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में एक रेस्ट देना चाहिए। देखिए 8 घंटा लगातार अपना वर्कर से काम नहीं करा सकते, वो इंसान है कोई मशीन नहीं। तो फैटिग स्टडी इसी बात पे फोकस करता था कि भाई कितना फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम आपको पता होगा कि एक जोड़ का प्रोडक्शन करने में कितना समय लगता है, ये सिंपल था। ये टेलर का सबसे बेस्ट मोटिवेटर टेक्निक उसको वो मानते थे भाई, जो ज़्यादा अच्छा से जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है उसको ज़्यादा हायर रेट मिलना चाहिए, ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, और जो प्रोडक्टिविटी कम दिखा रहा है उसको कम मिलना चाहिए, तो बस मोटा मोटी यही है इसमें। तो टेलर का प्रिंसिपल मेनली इतना ही था बच्चों। अब आ जाइए हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। देखिए एक बात को ध्यान में रखिएगा, आप जो ये वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट सुनते हैं ना बार बार, साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है केवल टेलर आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं केवल टेलर आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर आते हैं, फ्योल आते हैं, मैक्स वेबर, ये सब आते हैं। अगर आप अलग अलग अप्रोच पढ़िएगा, क्लासिकल अप्रोच, उसमें देखिए क्लासिकल अप्रोच में ही सब तो तीनों तो है, ठीक है। तो मेन लेकिन क्या है ना, टेलर को ना साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला गया। तो जो ये जो आप देखते हैं ना बुक में या कहीं भी, तो मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर को डेडिकेटेड किया गया है। पर ऐसा नहीं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अकेले आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे 2-3 नाम और बताएं वो लोग भी आते हैं। हेनरी फ्यूल को मैंने डेडिकेशन दिया गया किसमें, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनको ज्यादा योगदान दिया गया कहा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जबकि दोनों का दोनों आदमी क्लासिकल एरा के ही थे जो साइंटिफिक कैटेगरी में ही आते थे। पूरा नाम हेनरी फ्यूल, ये फ्रेंच के थे, ये माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। इनका जन्म 1841 से 1925, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो किताब लिखे थे जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कब पब्लिश हुआ था, 1945। हालांकि यही बुक शायद पता नहीं फ्रेंच में क्या लिखा हुआ है, जो भी है उसको रहने दीजिए। मेन जो इनका बुक था 1949 में पब्लिश हुआ था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा।
अब देखिए फ्यूल का जो ये जो अलग अलग फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, मॉडर्न जो है बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है। प्लानिंग का प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग का ऑर्गेनाइजिंग है, लेकिन कमांडिंग का लीडिंग एंड डायरेक्टिंग है बस। कोऑर्डिनेटिंग का सेम है, आपका कंट्रोलिंग का कंट्रोलिंग। अगर आप ये सोचते होंगे कि जो फ्यूल का ही वो 5 है जो जिसमें आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो पढ़े हैं, वो फ्यूल का नहीं है, वो जनरली एक्सेप्टेड है करंट एरा में। करंट एरा में करंट एरा में वो जनरली एक्सेप्टेड है। आपका जो आप जो पढ़ के आएंगे बीएसटी में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका आता है स्टाफिंग, फिर आपका आता है डायरेक्टिंग, फिर आपका जो कंट्रोलिंग, वो फ्यूल का जो मेनली दिया हुआ ये 5 है। फ्यूल का दिया हुआ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, फ्यूल का ये है। अब फ्यूल का देखिए 14 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। चलिए एक करके देखने काम करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, क्यों मैं माना था भाई काम को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दे। क्यों बांट दे भाई? स्मॉल स्पेशलाइज सेगमेंट क्यों बांट दे? ताकि इफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। सबको अगर एक ही काम पे फोकस रख दीजिएगा, छोटा काम उसको दीजिएगा, तो काम को फोकस के साथ कर सकता है। अभी को देख लीजिए, अगर हम आपको सिंपली एक काम थमाएं, उसको आप अच्छा से कर पाइएगा। अब आपको हम 10 काम थमा दे तो परेशान रहिएगा, भाई इसको करना उसको करना, तो कभी ध्यान नहीं लगेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क मेनली इसी बात पे फोकस करता था। कीवर्ड क्या है इसका? स्पेशलाइजेशन, खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसको देखिए। ऑथोरिटी किसको बोलते हैं? राइट टू गिव ऑर्डर। राइट टू गिव ऑर्डर यानी कि ऑर्डर, ऑथोरिटी मतलब ऑर्डर देने का, कमांड देने का जो पावर है, उसको क्या बोलते हैं? ऑथोरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक प्रकार का ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है उस काम को पूरा करने का, याद रखिएगा। ऑथोरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट वर्क, यानी कि उस काम को करने का आपका जिम्मेदारी है। इतना ही है। अब इसमें याद रखिएगा ये हमेशा बैलेंस हो, देयर मस्ट बी अ पैरिटी, यानी कि बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ऑथोरिटी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ये तो मिस यूज हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मच ऑथोरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड टू मिस यूज, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी लीड्स टू फेलियर। तो ये एक फैंसी लाइन है जो इस पे सूट करता है। अधिक पावर देने पे क्या होगा? मिस यूज करेगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कोई, तो काम में हमेशा नुकसान होगा, वो काम फेलियर होगा। स्पाइडरमैन का फेमस डायलॉग है ना, अधिक पावर के साथ अधिक ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो यही है, और क्या। डिसिप्लिन, एम्प्लॉय मस्ट ओबे रूल्स, एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। अगर सी बात है, जो भी कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट, हर कंपनी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको हर कोई फॉलो करे, ठीक है। तो इस पे इतना ही है बच्चों, और कुछ है नहीं। जैसे एग्जांपल में बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है कि इफ ए कंपनी एक्सपेक्ट ओवर टाइम इट मस्ट प्रोवाइड बोनस और लीव। ये डिसिप्लिन में डाल दिया गया है, ठीक है, लेकिन ठीक है, डाल दिया गया डिसिप्लिन में, कोई बात नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड, अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड, ये दो चीजें बच्चा लोग कंफ्यूजन होता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड में बस इतना फोकस करना है आपको, वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी कि वन बॉस वन कमांड, खत्म, बस इतना ही। और इसमें कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है। एक एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से कमांड लेना है, दो से नहीं, एक ही से, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है, इसको पहचानें कैसे? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लिखता है वन हेड वन प्लान। इसमें क्या लिखा है? वो वन हेड वन प्लान, याद रखिएगा। आइडेंटिफाई करने का दोनों में ही तरीका है। इसमें लिखा रहता है क्या? वन बॉस वन कमांड, इसमें लिखा था वन हेड वन प्लान। अब इसमें क्या है कि भाई एक काम करने से पहले आपको एक ही बॉस से परमिशन लेना है, ठीक है। अगर ये वर्कर है, अपना इसी इसी से कहा जाके अपना काम के बारे में जानेगा और इसी को जाकर रिपोर्ट करेगा, दूसरा पर्सन को नहीं, ठीक है। तो वन बॉस वन कमांड। वन हेड वन प्लान क्या होता है फिर? वन हेड वन प्लान क्या होता है ना, ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी ऑफ एक्शन को, यानी कि अगर ऊपर वो देखिएगा वन हेड वन प्लान फॉर एक्टिविटीज विद सेम ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि देखिए, अगर एक हाइपोथेटिकल उदाहरण लें तो हर कंपनी टारगेट सेट करती है। मान लीजिए टाटा स्टील है, टाटा स्टील एक कंपनी है। टाटा स्टील टारगेट की कि भाई क्या हम लोग इस बार 1000 टन का प्रोडक्शन करेंगे, स्टील का 1000 टन का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब 1000 टन का प्रोडक्शन करेंगे तो मेन गोल क्या हो गया? ये कंपनी का हो गया मेन गोल। अब टाटा स्टील में तो भाई बहुत डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट अपने तरफ से पूरा कोशिश करे भाई कि हम लोग 1000 टन का प्रोडक्शन को अचीव कर सके, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा क्वालिटी लेकर के आए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा से मार्केट करे, सेल्स डिपार्टमेंट को अच्छा से बेचने का काम करे, एचआर डिपार्टमेंट अच्छा से वर्कर को मैनेज करे।
सब कोई अपना अपना बेस्ट देगा तभी ना हम लोग का जो मेन गोल है, मेन गोल क्या है, मेन गोल है भाई कि हम लोग को 1000 टन का सेल आउट करना है। मेन गोल ऑब्जेक्टिव ये है। और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है इन सब पे भी अपना अपना बॉस है और उन लोग का भी अपना अपना टारगेट है। तो अपना टारगेट को पूरा करते हुए ये लोग को कोशिश करना क्या है भाई कि जो मेन टारगेट है उसको भी अचीव किया जा सके। चलिए आपको एक और उदाहरण देते हैं थोड़ा सा। आप लोग सब हम लोग सबके सब आप लोग क्रिकेट प्रेमी होते हैं। गेम खेल क्रिकेट में मेन पर्पस क्या होता है भाई, गेम को जीतना है ना। मेन पर्पस भाई गेम को जीतने का। अब अगर सोचिए, अब जो कैप्टन या जो जो टीम है वो लोग डिसाइड की भाई हम लोग को एकदम एग्रेसिव होकर खेलना है, एग्रेसिव होकर खेलना है, तो सबको उसी उसी चीज को उसी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा ना कि सब का सबको एग्रेसिव होकर खेलना है, क्योंकि मेन टारगेट क्या है, गेम जीतना। तो बैट्समैन को भी चाहिए पूरा एग्रेसिव होकर वो बैटिंग करे, बॉलर को भी चाहिए वो एकदम एग्रेसिव होकर बॉलिंग करे, और जो फील्डर है वो भी एकदम जी जान लगा के एकदम एग्रेसिवनेस दिखाए। अब सोचिए, डिसाइड किया गया भाई कि अग्रेसिव होकर खेलने से गेम लोग जीतेंगे, तो बैट्समैन जाके वो ठुक ठुक कर रहा है भाई, वो मार नहीं रहा है रन, तो क्या वो ठीक से वो यूनिटिव डायरेक्शन में फॉलो नहीं कर पा रहा है ना। मेन ऑब्जेक्टिव को वो जो जा नहीं रहा है वो अपने मर्जी से काम कर रहा है। तो इस टाइप का आपका यूनिटिव डायरेक्शन। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये आपका एनसीईआरटी का डिफरेंस बिटवीन था बच्चों। तो जो मेन चीज था वो बता दिए, ठीक है। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपर, जैसा आपको पता है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्ट मस्ट बी हैड वन हेड एंड वन प्लान। जो कीवर्ड्स था आपको अच्छा से बता दिए हैं। आगे देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऐसा मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी अबव इंडिविजुअल इंटरेस्ट। हर एम्प्लॉय का या वर्कर का, छोटा वर्कर का हो चाहे टॉप लेवल का हो चाहे मिडिल लेवल का हो, हर का अपना एक इंटरेस्ट होता है और साथ साथ कंपनी का भी एक गोल होता है, ठीक है। तो इसमें चाहिए भाई कि आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को थोड़ा साइड रखें, थोड़ा उसको साइड रख करके जो कंपनी का गोल है उस पर फोकस कीजिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ए मैनेजर शुड नॉट हायर एन अनक्वालिफाइड रिलेटिव। भाई उसका कोई जान पहचान का था, भाई घुसा दिया। अब वो क्वालिफाइड, मान लीजिए कोई पोस्ट खाली था, कोई पोस्ट खाली था, मान लीजिए क्लब का ही पोस्ट खाली था, उसको लगा क्लब छोटा मोटा पोस्ट है, क्या उसमें काम है, तो अपना किसी जान पहचान घुसा दिया। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट को साइड रखिए और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इंटरेस्ट है उसको थोड़ा फोकस कीजिए। रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, रेम्यूनरेशन मतलब व्हाट, सैलरी। सैलरी कैसा होना चाहिए, सैलरी फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए। फेयर एंड इक्विटेबल होना चाहिए मतलब भाई दो बात को ध्यान में रखना पड़ता है। एक, ये सेटिस्फाई करे आपका एम्प्लॉय को, वरना आपको छोड़ के चल जाएगा। आपका कंपनी को अगर उसको ज्यादा सैलरी नहीं दिया उतना नहीं दीजिएगा, अगर वो काम में अच्छा होगा, मान लीजिए कंपनी एक के पास ये वर्कर है और ये अच्छा है पर उसको आप सैलरी ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी भी क्या करेगी, उसको हायर कर लेगी कि भाई तू वो कितना सैलरी दे रहा है। ये बोलेगा जैसा उतना मेहनत करते सिर्फ 15 देता है, ये बोलेगा मेरे पास आ जाओ तुम हम 20 देंगे, तुरंत दौड़ के पास चला जाएगा वर्कर उसके पास, ठीक है। तो सैलरी उतना कि जितना आपका वर्कर को मेंटेन कर सके। और दूसरा क्या कि भाई उसका वो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर दे, सेटिस्फाई बोथ एम्प्लॉय, वो कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज प्रोवाइड सैलरी बोनस एंड इंसेंटिव इक्विटेबल, ऐसा है वर्ड इक्विटेबल दिया गया। देखिए जो मेन जो एक टर्म था इसमें, रिसीव फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन। फेयर एंड इक्विटेबल में जो इक्विटेबल है ना, ये फेयर एंड स्टैंडेबल जो बोलते हैं, फेयर एंड रीजनेबल वर्ड इस्तेमाल किया होगा आपका एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ के होंगे सुन, फेयर एंड रीजनेबल सैलरी, ताकि भाई उसका अच्छा से जिंदगी भी कटे और साथ साथ वो इतना अट्रैक्टिव हो कि दूसरा कंपनी उसको अट्रैक्ट ना कर सके, मतलब अपने पास ना बुलाए, छोड़ के ना जाए, ये था। तो ये जो इक्विटेबल वर्ड है वो रीजनेबल वर्ड को डिनोट कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को एक जगह कंसंट्रेट कर लेना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को शेयर करना, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट लोग करता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या, पावर को शेयर करना, ठीक। तो इस पे इतना ही था। अब स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक को लेकर समझ लीजिए। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, स्केलर चेन समझ लीजिए आपका एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो टॉप टू बॉटम में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये फॉर्मल, एक सेकंड ना, स्केलर चेन ये रहा। स्केलर चेन क्या है आपका, एक प्रकार से आपका समझ लीजिए फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन है बात करने का। जैसे कि ऐसे अगर बना दिया जाए, जो पिरामिड आप देखे होंगे इस टाइप से है, तो ये टॉप ए में बैठा है, ये टॉप बी, तो सी, तो जो सी है बी को रिपोर्ट करेगा और बी जो है ए को रिपोर्ट करेगा। देखिए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों होता है इसमें, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर चेन, ठीक है। कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन। गैंग प्लैंक क्या है, गैंग प्लैंक इसका वो एक्सेप्शन है
गैंग प्लैंक अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन इमरजेंसी विद परमिशन, इट सेव्स टाइम्स एंड नॉर्मल कम्युनिकेशन इज स्लो। इसमें क्या गैंग प्लैंक संबंधी जब एक्सेप्शन है भाई, जरूरत पड़ने पे सेम डिपार्टमेंट का, मान लीजिए अगर जरूरत पड़ा, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है और ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। तो ये वाला जो ऑफिसर है यहाँ पर तीन तीन को अगर ले लीजिएगा, इसमें मान लीजिए ए बी सी और इसमें पी क्यू आर है, तो अगर इन दोनों को अगर बात करना हो तो ये डायरेक्ट इमरजेंसी केस में बात कर सकता है। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट का होगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट, सॉरी अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गैंग प्लैंक अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन इमरजेंसी विद परमिशन, अगर दो अलग अलग डिपार्टमेंट का होगा तो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये केवल इमरजेंसी केस में अलाउ है, ये केवल इमरजेंसी केस में अलाउ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ अर्जेंट केसेस। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब कुछ बोलना नहीं होता। ऑर्डर का मतलब है राइट, कि जो पर्सन है, राइट पर्सन एट राइट जॉब एंड राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस, सही आदमी को सही जगह। जैसे उदाहरण दिए थे थोड़ा देर पहले, ये दो उदाहरण दिए थे, लेकिन एक कम्युनिकेशन में अच्छा है और एक आपका क्वालिटी इंस्पेक्शन में अच्छा। तो भाई सही आदमी को सही जगह और सही सामान को, सही मटेरियल को सही प्लेस पे होना चाहिए, ताकि भाई बार बार खोजने में परेशानी ना हो। ठीक। इक्विटी, मैनेजर शुड ट्रीट एम्प्लॉय विद काइंडनेस एंड जस्टिस, यानी कि कोई भेदभाव नहीं। इक्विटी का सिंपल मतलब है नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए उसका कलर, स्किन, इन सब के आधार पे। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू लर्न एंड एडजस्ट वर्क। देखिए कोई भी एम्प्लॉय को जब लोग हायर करते हैं भाई, तो किसी भी काम को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगता है थोड़ा सीखने में, समझने में, तो उसको एक अच्छा खासा समय देना चाहिए कि उस काम को करने के लिए। ये नहीं कि उसको बस काम दिए ठीक से नहीं, नया वर्कर था, काम दिए ठीक से नहीं किया तो उसको हम लोग फायर कर दिए, निकाल दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात को तो ध्यान में देखना। इससे क्या होगा, अगर आप बार बार ऐसा कीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी टर्नओवर रिड्यूस इफिशिएंसी, अगर आप बार बार एम्प्लॉय लोग को निकालते रहिएगा इसी कारण से, तो भाई धीरे धीरे देखिएगा आपका प्रोडक्टिविटी गिरने लगेगा। ठीक है। हाई टर्नओवर इज अ साइन ऑफ पुअर मैनेजमेंट, ये लिखा हुआ। हाई टर्नओवर मतलब अगर बार बार आपका एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, इट मीन और क्या, आपका मैनेजमेंट में ही कहीं गड़बड़ी है। ठीक है। फिर है क्या, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव बोलने का मतलब है एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू थिंक एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज, इट इंक्रीज मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। वो सिंपल सा बात है, अगर कोई एम्प्लॉय कोशिश करना चाहिए कि भाई हम लोग एम्प्लॉय लोग को भी पार्टिसिपेशन का मौका दें। ठीक है, पार्टिसिपेशन, वो एक है ना वर्कर पार्टिसिपेशन, तो ये सिंपली वही है इनिशिएटिव, कि भाई वर्कर लोग को भी बुला करके उन लोगों का भी राय विचार, जो भी योगदान है उन लोगों को भी लीजिए, ताकि डिसीजन अच्छा हो। लास्ट क्या है आपका, स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप है, ये आपका सिंपली ये प्रमोट करता है इक्विटी, यूनिटी को, टीम वर्क और म्यूचुअल ट्रस्ट को। मैनेजमेंट को कभी भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, वर्कर लोग आपस में लड़ा करके अपना काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस दिन उन लोगों को पता चलेगा ना कि आप लोग इस्तेमाल किए वर्कर को वर्कर के खिलाफ, उस दिन पूरा कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए इसमें और एक बात और, टीम स्पिरिट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। टीम स्पिरिट इंप्रूव मोरल एंड परफॉर्मेंस। टीम स्पिरिट मतलब क्या, कभी भी अकेले किया ऐसा क्रिएट नहीं चाहिए। आई को हमेशा वी के साथ रिप्लेस करना चाहिए, आई मस्ट बी रिप्लेस विथ वी। ये इसका बहुत अच्छे उदाहरण हम हमारे जो फॉर्मर कैप्टन थे धोनी, वो थे, हम उनके इंटरव्यू में हमेशा नोटिस करते थे, जब वो जीतते थे तो हमेशा बोलते थे भाई टीम का जीत है, जब हारते थे तो बोलते थे भाई मेरा फेलियर है। तो ये क्वालिटी उनको अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये हो गया उन दोनों का बीच में। तो इतना ही था बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।